हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है और 2026 में पहुंच गए हैं, लेकिन 25 से ही ये चल रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 लिखा हूँ। 5 जनवरी का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें कि आपको सभी 40 प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। हर एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं डेली कि हर एक शिफ्ट में जो है क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। एक एक टॉपिक से, जिस टॉपिक से आज पूछा जा रहा है उसी टॉपिक से नेक्स्ट डे भी पूछा जा रहा है रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए मैं बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी इसमें दूंगा एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न आए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2026 5 जनवरी पहला शिफ्ट 40 प्रश्न। आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और गाइस ये सारे प्रश्न यहाँ पर ऑथेंटिक मिलेंगे आपको। आप लोग नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है। पहला प्रश्न पूछा गया है, वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी और इसके मुख्य संपादक कौन थे। तो आपका वंदे मातरम जो है इस पत्रिका का स्थापना किया था विपिन चंद्र पॉल ने, और आपका इसके जो मुख्य संपादक थे वह थे श्री अरबिंदो। इसका स्थापना जो कोलकाता में किया गया था 1905 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर के चलते हैं। तो स्थापना की बात करें विपिन चंद्र पॉल ने किया था 1906 के अगस्त में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। स्थापना 1905 में हुआ था, 1906 में इसका शुरुआत हुआ था। संपादक जो था वह श्री अरबिंदो थे, इसके मुख्य संपादक। उनके क्रांतिकारी लेखों के कारण यह पत्रिका बहुत लोकप्रिय हुई थी। उद्देश्य क्या था, इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों में पूर्ण स्वतंत्रता, स्वराज की भावना जगाना। मैडम कामा संस्करण सितंबर 1909 में मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में इसी नाम से एक और पत्रिका शुरू किया था। ये भी याद रखिएगा, मैडम भिकाजी कामा ने ही आपका इसी नाम से और एक पत्रिका कहाँ पर शुरू की थी, तो आपका पेरिस में, ठीक है। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रथम युवा ओलंपिक खेल किस शहर या देश में आयोजित किए गए थे। तो देखिए जो पहला युवा ओलंपिक खेल था उसको सिंगापुर में आयोजित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए समय, पहले ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 14 से 26 अगस्त 2010 को आयोजित हुए थे, और प्रतिभागी इसमें 14 से 18 वर्ष की आयु के एथलीट हिस्सा लेते थे। और शीतकालीन जो है आपका पहले शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल जो है 2012 में इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में हुए थे। तो आपका ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक पूछा जाए तो वह हो जाता आपका कहाँ पर, सिंगापुर में सबसे पहला वाला 2010 में। और शीतकालीन अगर आप पूछा जाए आगे कि सबसे पहला शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर कब शुरू हुआ था, 2012 में इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में, ठीक है। यह आयोजन जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है इस खेल का, यह भी पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि 4 साल के डिफरेंस में इसका आयोजन होता है। क्वेश्चन आया था कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP क्या दर्शाता है। तो GDP क्या दर्शाता है, तो GDP दर्शाता है आपको एक विशिष्ट अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। क्या दर्शाता है, एक विशिष्ट अवधि में किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित जो भी आपका वस्तुएं हैं और सेवा हैं उसका बाजार मूल्य जो है वही GDP बताता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए महत्व क्या है, GDP किसी देश की आर्थिक सेहत और उसकी अर्थव्यवस्था के आकार को मापने का सबसे अच्छा तरीका है। ये भी हो सकता है पूछा जा सके कि GDP बताता क्या है, तो वह किसी देश की आर्थिक सेहत और उसकी अर्थव्यवस्था के आकार को मापने का काम करता है। इसमें केवल तैयार माल यानी कि फाइनल गुड्स जो होता है, जो तैयार किया गया माल रहता है वही गिना जाता है, कच्चे माल को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। या 2 प्रकार के होते हैं, एक रियल GDP और एक होता है आपका वर्तमान बाजार मूल्य GDP, नॉर्मल GDP, ठीक है। चलिए क्वेश्चन था आपका, संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रारंभ में कुल सदस्यों की संख्या कितने थे। सभी को पता होगा जब प्रारंभ में जो है आपका कुल सदस्यों की संख्या जो था 389 था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता। और 389 सीटों से 292 ब्रिटिश प्रांत थे, इसमें 93 रियासत थे और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों थे। तो अगर पूछा जाए कि 389 सीटों में किसके किसके कितने हिस्सेदारी थे, तो 292 ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 देसी रियासतों से थे और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्र से शामिल हुए थे, और इस प्रकार से टोटल 389 सीट थे, ठीक है। विभाजन के बाद जो भारत
मतलब कि विभाजन के बाद भारत के विभाजन 1947 के बाद सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? मात्र घट करके 299। तो पहले कितनी थी आपका? 389, और जब विभाजन हो गया भारत का, यानी भारत पाकिस्तान का विभाजन, पाकिस्तान का अलग अलग देश बन गया, तो उसके बाद जो है भारत में जो है घट करके 299 सीटें रह गई। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षरण हुए तब 284 सदस्य उपस्थित थे। अब यह भी पूछा जा सकता है कि जब संविधान सभा का अंतिम रूप से जब पारित किया गया उस समय, या फिर अंतिम रूप से जब हस्ताक्षर किया गया उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 284 थी। और अंतिम हस्ताक्षर कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है। महिलाएं संविधान सभा में कुल 25 संख्या थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी उस सदस्यों में? 15। ठीक है, कितनी? 15। चलिए, एक क्वेश्चन है कि भारत में दूरसंचार अधिनियम 2023 ने निम्नलिखित में से किस पुराने कानून को मुख्य रूप से प्रतिस्थापित किया? तो ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, और आपका पिछला हिस्से आपका 2 तारीख के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले थे कि जो मतलब पुराने कानून को नए कानून में बदला गया है, रिप्लेस किया गया, उस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। इसीलिए आप लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी जो है आपका भारत में दूरसंचार अधिनियम 2023 जो है, दूरसंचार अधिनियम जो है वह 2023 ने निम्नलिखित में से किस पुराने कानून के मुख्य रूप से प्रतिस्थापित किया है? तो देखिए, एक कानून था आपका भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के बदले अभी आ गया दूरसंचार अधिनियम 2023। ठीक है, तो ये अधिनियम अभी आ गया है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है PDF प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम में, वहाँ से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा हम सबके बारे में डिटेल्स बताने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं सबका नहीं बताऊंगा यहाँ पर। भारत ने लुम्बिनी में विकास के लिए किस देश के साथ मिलकर काम किया? तो नेपाल के साथ, है ना, नेपाल के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। लुम्बिनी गौतम बुद्ध की एक जन्मस्थली भी था, यानी कि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्मस्थान था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ठीक है, भारत सरकार लुम्बिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का भी निर्माण कर रही है। और बौद्धिक सर्किट की बात करें तो यह स्थान भारत और नेपाल के बीच साझा बौद्धिक सर्किट का एक प्रमुख हिस्सा है। देखिए, एक एक्सेल से क्वेश्चन आया था कि एक्सेल में संचयी योग यानी कि कम्युलेटिव सम या रनिंग टोटल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए, सम को निकालने के लिए हम लोग इज इक्वल टू सम, और जो भी रेंज है आपका, जैसे कि कौन सा कॉलम है A1 से लेकर के आपका A5 तक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू सम और अंडर ब्रैकेट A1 सेमीकोलन A5। ठीक है ना, इस प्रकार से अगर हम करके इंटर दबाएंगे तो सम निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेंज दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट सेल और करंट सेल को लिखना पड़ता है आपका निकालने के लिए सम को। ठीक है ना, जैसे कि A1 A5 इस तरह से जो भी सेल है उसका नाम को लिख करके करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन आया था भौगोलिक टैग से कि हाल ही में किस राज्य के नायागढ़ कांटेई मुंडी बैगन को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया है? तो कांटेई मुंडी बैगन जो है, नायागढ़ कांटेई मुंडी बैगन, ये उड़ीसा में है। और उड़ीसा राज्य के जो है कांटेई मुंडी बैगन को जो है ना आपको GI टैग मिला है। ठीक है, तो याद रखिए GI टैग से अभी प्रत्येक सीट में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग GI टैग को अच्छे से करके जाइएगा। GI टैग के लाभ क्या होते हैं? यानी कि इससे क्या होता है कि इसका एक प्रकार से बोल सकते हैं इसका मतलब वैल्यू बढ़ जाता है उस ब्रांड का, है ना, उस चीज़ का वैल्यू बढ़ जाता है, उसका दाम अच्छा मिलने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो जाती है। कीबोर्ड से क्वेश्चन था अगले शब्द पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? अगले शब्द मतलब नेक्स्ट वर्ड में जाने के लिए, है ना, या फिर नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं सेल में जाने के लिए CTRL प्लस राइट एरो का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का समूह अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो देखिए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये जो है आपका तीनों राज्य एक साथ 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों जो है 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। देखिए इन राज्यों का गठन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इन राज्यों का गठन हुआ था।
और ये तीनों राज्य 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बन गए थे। कब? 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर, त्रिपुरा और त्रिपुरा जो है पहले रियासतें थी और बाद में केंद्र शासित प्रदेश बने, जबकि मेघालय असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य था, लेकिन अभी सब राज्य बन गए हैं। पीली क्रांति से संबंध पूछा गया था कि पीली क्रांति जो है का संबंध जो है मुख्य रूप से किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध। आप लोग बताइए लाल क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, हरा क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, वीडियो को रोक करके, अगर आप लोग को पता होगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट शिफ्ट जिसका भी है उसमें एक क्रांति से ये क्वेश्चन पूछा जाए। भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना। जनक, भारत में सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का जनक माना जाता है। किसको पीली क्रांति का जनक माना जाता है भारत में? सैम पित्रोदा को। इसकी शुरुआत 1986-87 के आसपास हुई थी। अन्य क्रांति की बात करते हैं तो मछली उत्पादन जो है, नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना। इसी प्रकार आप लोग बताइए हरी क्रांति और लाल क्रांति किससे संबंधित है? 1958 के राष्ट्रीय खेल भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 1958 के जो राष्ट्रीय खेल था वह कटक में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? किस शहर में? उड़ीसा के कटक में आयोजित किया गया था और यह भारत के 18वें राष्ट्रीय खेल था। राष्ट्रीय खेल से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। राष्ट्रीय खेल को, सारा राष्ट्रीय खेल जो है कब कब हुआ है, किस साल में, उसको याद करके जाइएगा। राष्ट्रीय खेलों का मुख्य उद्देश्य देश में खेलों को बढ़ावा देना और प्रतिभाओं की पहचान करना है। देखिए एक आया था आपका कायगा डांस, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है कायगा डांस। कायगा डांस कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ प्रचलित है। देखिए एक क्वेश्चन था कि 1905 के स्थापित भारत अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र वंदे मातरम के मुख्य संपादक कौन थे? तो श्री अरबिंदो। ये क्वेश्चन रिपीट यहाँ पर हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम गीत को लिखा था। ठीक है, आनंद मंड, और जो कि आनंद मंड उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, वंदे मातरम गीत को। अब देखिए एक था रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था आपका थॉमस मुनरो ने। ठीक है, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था और यह 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में। किसने किया था आपका शुरुआत? थॉमस मुनरो ने किया था, है ना। और इस व्यवस्था में सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया नहीं था, यानी कि डायरेक्ट इसमें क्या होता था, कोई इसमें मतलब कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कोई भी बिचौलिया नहीं था और डायरेक्ट जो है सरकार जो है जनता से संपर्क करता या फिर किसान से संपर्क करता था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इनको अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किया था, है ना। या फिर आप बोल सकते हैं अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। पद्मश्री से क्वेश्चन आया था कि किसे असम का पहला महिला सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? थोड़ा सा है टफ कि असम का पहला महिला सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वह था लक्ष्मी बरुआ। कौन था? लक्ष्मी बरुआ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आया था मनी बिल से। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा के बिना भी स्पीकर द्वारा पारित किया जा सकता है? तो सभी को पता होगा धन विधेयक जो है राज्यसभा में आपका पेश किए बिना जो है आपका लोकसभा यानी कि स्पीकर के द्वारा पारित किया जा सकता है मनी बिल। ठीक है, आप लोग बताइए मनी बिल किस आर्टिकल के तहत आता है? तो भारतीय संविधान सभा के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक आता है। बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। और राज्यसभा धन विधेयक को केवल कितने दिनों तक रख सकते हैं? 14 दिन तक वो रोक सकती है। अगर 14 दिन में वो पारित नहीं करती है तो वह स्वतः पारित माना जाएगा। ठीक है, और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक आपका योजना से आया था कि कौन सी योजना 2024 से 2029 के बीच शहरों में किफ़ायती कीमत पर घर बनाने या खरीदने के लिए 1 करोड़ परिवारों को सहायता प्रदान करती है? तो वह था आपका पीएम आवास योजना। ठीक है, आपका था पीएम आवास योजना शहरी 2.0। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 ये हो जाता आपका इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक इंडो
सारा सैनिक वास्तुकला शैली में निर्मित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में स्थित है वह इंडो सारा सैनिक वास्तुकला शैली में निर्मित है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो कोलकाता के पश्चिम बंगाल में यह विक्टोरिया मेमोरियल। और इसके निर्माणकर्ता या फिर वास्तुकार कौन था? तो विलियम इमर्सन इसके वास्तुकार थे। ठीक है, और यह संगमरमर, सफेद संगमरमर से बना हुआ है। अच्छा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग है उसका मुख्य उद्देश्य है जनहित और सामाजिक कल्याण। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है उसका मुख्य उद्देश्य जनहित और सार्वजनिक कल्याण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता। निजी क्षेत्र के उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है अधिकतम लाभ कमाना। जो अपना प्राइवेट सेक्टर का कोई इंडस्ट्री खोलता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ कमाने का मुख्य उद्देश्य होता है ना। रिक्टर पैमाना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो रिक्टर पैमाना क्या करता है? भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करता है ना। 1 से 10 तक लघुगणकीय पैमाना है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इस रिक्टर में स्केल में, और प्रत्येक अंक की वृद्धि पिछले अंक की तुलना में 10 गुना अधिक आयाम को दर्शाती है, यानी कि एम्पलीट्यूड को दर्शाती है। भूकंप मापने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। तो ये पॉइंट ये भी ध्यान में रखिए, सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। एक क्वेश्चन आया था, देखिए अगर ये क्वेश्चन मेरा पहले वाला वीडियो अगर आप लोग देखे होते या फिर एनालिसिस देखे होंगे तो आज इसको करके आते, क्योंकि हम पहले वाला में बता चुके थे कि निर्वाचन आयोग जो है किस भाग में आता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा आयोग जो है आपका संवैधानिक निकाय है, इनमें से कौन सा जो है संवैधानिक निकाय है, और 4 ऑप्शन दिया था तो उसमें आ जाता है निर्वाचन आयोग। और उसी समय हम बताए थे कौन सा भाग में आता है, कौन सा आर्टिकल में आता है। तो ये भाग 18 के अंदर आता है। ठीक है ना, भाग 18 में आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये आएगा आपका भाग 15 में। तो इसका जो गठन किया गया है वो भाग 15 के तहत किया गया। ठीक है गाइज, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर भाग 15 होगा। ठीक है, भाग 15 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, भाग 15 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 324 से 329 तक है। ठीक है, आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख दिया गया है और आर्टिकल 324 के तहत इसका गठन किया गया भाग 18 में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बार पूछा गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, अच्छा, नीति आयोग जो है इसका गठन किसके स्थान पर किया गया? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जो था उसको हटा दिया गया, उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया है और इसका प्रधान अध्यक्ष जो होता है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जिसको थिंक टैंक के भी कहा जाता है। अच्छा, कल्डेरा क्या है? कल्डेरा जो होता है वह ज्वालामुखी की शीर्ष पर एक खड़ा गोलाकार गड्ढा जो मैग्मा कक्ष के ढहने से बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कल्डेरा। ये क्वेश्चन शायद आया हुआ था, कंफर्म नहीं है, आप लोग बताइएगा आया हुआ था कि नहीं। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का आपका क्या किया था? नेतृत्व किया था। और यह आंदोलन 1928 में गुजरात के किसानों के लिए लगान वृद्धि यानी कि 22% लगान कर दे, उसके विरोध में बारदौली का सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसमें जो महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बोलते हैं इसको, सरदार की उपाधि जो है बारदौली सत्याग्रह 1928 से ही आपको मिला था और बारदौली की महिलाओं ने इसको दिया था। ठीक है, किस राज्य के सुंदरवन शहर को जीआई टैग प्रदान किया गया था? सुंदरवन शहर कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल में, उसको भी जीआई टैग भी दिया गया है। सुंदरवन में मोली समुदाय द्वारा इकट्ठा किया गया है आपका यानी कि यह शहद होगा। ठीक है, तो किस शहद को आपका सुंदरवन शहद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद को जो है आपका जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह जो होता है एपिस डोरसाटा मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गवा किस सल्तनत का प्रधानमंत्री या वजीर था? तो महमूद गवा जो है बहमनी सल्तनत का प्रधानमंत्री या फिर वजीर था। ठीक है, महमूद गवा एक ईरानी व्यापार था जो बहमनी साम्राज्य में ऊंचे पद तक पहुंचा। उसने बीदर में एक प्रसिद्ध मदरसा बनवाया था।
देखिए एक क्वेश्चन था कि मोबाइल नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए कौन सा माध्यम सबसे उपयुक्त है, तो नेफ्ट हो जाएगा इसका सही, सॉरी IMPS इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, IMPS का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, IMPS जो होता है 24/7 यानी कि हर समय यह पैसा भेजने वाली ये सुविधा है और हर समय इससे पैसा भेजा जा सकता है इसके माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए शहरों में से किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है? जौनपुर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है, जिसको आपका फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर को, जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था और इसको ही आपका पूर्व का वेनिस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, भारत में लोकपाल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है विश्वनाथ आनंद को मिला था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुआ था और विश्वनाथ आनंद जो कि एक शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी थे, उसी को सबसे पहला जो है भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे और उसी को जो है आपका सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, सॉरी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाद में 2021 में इस पुरस्कार का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अच्छा, सार्क देश भूमध्य रेखा के सबसे करीब और दक्षिणतम है? निम्न में से कौन सा सार्क देश जो है भूमध्य रेखा के सबसे करीब और आपका दक्षिणतम है? तो आपका क्या हो जाएगा? मालदीव सबसे करीब और सबसे दक्षिणतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काफी बार पूछा जाता है। तो नेपाल काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। इसमें टोटल 8 देश शामिल है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए अब आते हैं ब्रिक्स देशों और उनके सहयोगियों में से किस देश की मुद्रा रियाल है? तो ईरान का मुद्रा रियाल है, आप सभी को पता होगा। और ईरान और सऊदी अरब जैसे देश जो है उसका दोनों का मुद्रा जो है रियाल ही है। ब्रिक्स में अब नए सदस्यों के रूप में ईरान, इथियोपिया और मिस्र और UAE भी शामिल हो चुके हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्वचालित मार्ग ऑटोमेटिक रोड का अर्थ क्या होता है? तो ऑटोमेटिक रोड का अर्थ होता है विदेशी निवेश जिसके लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आपका इसका आंसर सही हो जाता है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो आपको सभी को पता होगा रजिया सुल्तान थी, है ना। और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप लोग सभी मार के आए होंगे। अच्छा, गुलाम वंश से संबंधित था रजिया सुल्तान। तो आप बताइए गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ये आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? डोलू कुनिथा जो है कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दे दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया था। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में स्वर्ण क्रांति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो भारत में स्वर्ण क्रांति जो होता है बागवानी और शहद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए कुछ और भी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। स्वर्ण क्रांति की अवधि 1991 से 2003 के बीच मानी जाती है। और अन्य क्रांति की भी बात करते हैं। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा या मुर्गी पालन से संबंधित है। भारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक देश भी है, ये भी याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है? तो आपका जो है आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका डिटेल्स भी दिया गया है, आपका पढ़ लेना है आप लोग को PDF में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह एक सिंगा वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो कि एक सिंगा वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया गया है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह हो जाएगा लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। वजन, यह वयस्क मनुष्य के यकृत का वजन लगभग 1.5 किलो होता है, यानी कि 1.5 किलो होता है, याद रखिएगा। यह पीत का निर्माण करता है और शरीर का विषाक्त पदार्थ जो होता है, जो कि टॉक्सिक पदार्थ होता है, को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि जो होता है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो कि अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो इसी के साथ आपका यहाँ पर आज का क्वेश्चन खत्म होता है, और 5 जनवरी का जितने भी क्वेश्चन पहले सेट में पूछे गए थे सारे मैं बता दिया हूँ। क्वेश्चन ऑथेंटिक लगी हो तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और टेलीग्राम के चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट शिफ्ट में, देखते हैं क्या क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट शिफ्ट के बाद आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी को।